अभी क्या है कि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें हम कई सारी बॉडीज का मोशन डिस्कस करेंगे। अब जब हम मोशन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली जो भी आपके सामने न्यूमेरिकल्स में आपको करके दिखाऊंगा, वहां पे मोशन तीन तरह का होगा। या तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, या फिर प्योर रोटेशनल है, और या फिर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों है। ऐसे तो आपको जो भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछना है कि इन तीन टाइम में से कौन सा मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है, और तब उसके बाद जो उसका प्रोसीजर डिफाइंड है उससे आपको चलना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल एकदम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे, और अगर आप ऐसे आर्बिट्ररी वे से जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन मुश्किल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये शुरू कर रहा हूं। मान लो कि ये आपके सामने एक कॉटन रील है। कॉटन रील आपने देखी होगी, कॉटन इस पे धागा लिपटता है, और अंदर की तरफ ये एक थ्रेड है जिसपे हमने एक फोर्स एफ लगाई, मतलब हम इसको अनरैप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बीच में होल। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंदर की रेडियस है वो स्मॉल आर दी हुई है आपको, और बाहर की रेडियस कैपिटल आर दी है। इतना आपको दिया है, और ये मान लो कि आपका पॉइंट पी है। ठीक है, तो देन इस कॉटन रील का आपको दिया है मास m है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। ठीक है, अभी फिलहाल ये रेस्ट पे रखी हुई है, और अंदर का रेडियस स्मॉल आर है, बाहर का रेडियस कैपिटल आर है, और हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला पार्ट उसने आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, अब मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब मैं इस तरह से फोर्स F लगाता हूं तो ये कौन सी मोशन है, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल? दोनों है ना। तो अपने को पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया भाई, दोनों है ये मोशंस। ठीक है, अगर ये दोनों मोशंस हैं तो आपको जब दोनों टाइप की मोशन होती है तो आपको क्या ध्यान रखना है वो आपको बता देता हूं, सुनना ध्यान से। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप रोटेशनल के बारे में सोच रहे हो देन ओनली थिंक अबाउट रोटेशनल, ट्रांसलेशनल भूल जाओ बिल्कुल। और जब आप ट्रांसलेशन के बारे में सोच रहे हो ओनली थिंक अबाउट ट्रांसलेशनल, रोटेशनल भूल जाओ। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों मोशन कैसे कनेक्टेड है? ये दोनों मोशन कैसे कनेक्टेड होती है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा रोटेशनल, V ट्रांसलेशनल, या फिर A इज इक्वल टू आर एन अगर एक्सेलरेशन, A लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज द रोटेशनल एक्सेलरेशन। जैसे मैं क्वेश्चन आपको कई सारे पार्ट्स में करके दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपके पास इतने सारे पार्ट्स ना है एग्जाम में। तो पहला है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताओ। ठीक है, तो जब आप एक्सेलरेशन बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, रोटेशनल नहीं। तो रोटेशन भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए कर रहा है। तो मेरा जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया एफ अपॉन आई, कहानी खत्म। ठीक है, रोटेशन मुझे पिक्चर में लाना ही नहीं है। अब वो बोल रहा है, सेकंड पॉइंट उसने बोला एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। अब जहां उसने एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा, अब जहां उसने एंगुलर एक्सेलरेशन बोला तो इसका मतलब एक सीधा सा हो गया कि अब मुझसे वो रोटेशन का पूछ रहा है। अब ट्रांसलेशन में भूल जाओ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होगा, तो कोई भी चीज में एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टॉर्क। और इसमें टॉर्क कितनी काम कर रही है? आर एफ, स्मॉल आर एफ। बताओ मैंने स्मॉल आर एफ क्यों लिया, कैपिटल आर एफ क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो फोर्स सेंटर से स्मॉल आर के डिस्टेंस पे है, कैपिटल एफ के डिस्टेंस पे नहीं है। अगर बाहर की तरफ होती तो मैं कैपिटल आर एफ लेता। ठीक है, और आर एफ ही क्यों लिया? आर एफ साइन थीटा होता है, तो ठीक है ना। वेरी गुड, तो यहां तक आपको मालूम है। एंड दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा आ गया मेरे पास आर एफ।
ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है। अब तीसरा उसने मुझसे पूछा, नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। तो मेरा, इससे पहले कि मैं आपको नेट एक्सेलरेशन निकाल के दिखाऊं, मुझे पहले एक चीज बताओ छोटी सी। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखो, ये जो O है, सेंटर ऑफ मास, इसकी मोशन सबसे आसान होती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसकी मोशन सबसे आसान क्यों? क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल है, इसको रोटेशनल है ही नहीं। तो इसके बारे में तो मैं बड़ा क्लियरली बोल सकता हूं कि इसके पास सिर्फ एक्सेलरेशन ए है, वही रोटेशनल है ही नहीं। तो क्यों ना मैं हर पॉइंट को इसके रिस्पेक्ट में सोचूं। तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O इज एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ O। तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ P कितना हो गया? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ PO प्लस एक्सेलरेशन ऑफ O। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्सेलरेशन ऑफ PO, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जब मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रिंग कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे घूमेगा। इसका मतलब P के पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ होगी विच विल बी इक्वल टू R ओमेगा। और अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो R अल्फा। इतना होगा। कौन सा R? स्मॉल R या कैपिटल R? कैपिटल R, क्योंकि P जो है वो O से कैपिटल R के डिस्टेंस से है, तो इसलिए मैंने ये गलत लिखा था। दिस इज कैपिटल R, तो दिस इज APO। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दिस इज R अल्फा, और जो AO है उसका एक्सेलरेशन कितना है? यानी स्मॉल है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो दैट मीन्स जो AP हुआ वो कितना हुआ? R अल्फा, और A कितना हो गया? नहीं आया समझ में? इसमें मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने बोल दिया इसमें गलती की है। ये बताओ क्या गलती की है? ये जो AP होगा ना, ये माइनस में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, और ये इक्विलिब्रियम में है इस तरीके से। ठीक है, देख ही रहे हो आप लोग, P पॉइंट के ऊपर ये अटैच है, अटैच मतलब रुकी हुई है, और यहाँ पे इसके साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच है। ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो देन पहला वो आपको ये बोल रहा है, पहले ये देखते हैं कि इस पे कौन कौन सी फोर्सेस काम करेगी। ठीक है, चलो, तो क्या यहाँ पे एक टेंशन T काम करेगी? बिल्कुल काम करेगी। क्या रॉड का वेट काम करेगा? कैसे काम करेगा? नीचे। बट कहाँ पे? इधर की तरफ या इधर की तरफ? mg काम करेगा। और ये जो लेंथ होगी ये l/2 होगी यहां से। इतनी बात समझ पाए? इस यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स काम करेगी, नॉर्मल रिएक्शन रॉड के ऊपर। ये नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ये सब कुछ तो अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो mg है, mg का इधर की तरफ जो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा सेम। तो इधर की तरफ जो mg का कंपोनेंट होगा विच विल बी mg cos 30, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा? sin 30 होगा। ऐसा ये एंगल 30 डिग्री है तो एंगल के अलावा तो cos ही होगा ना, अपोजिट में परपेंडिकुलर में साइन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये जो मैंने
मतलब इसको जो फोर्सेज है उनके जो कंपोनेंट लिए उससे अपने को ये तो समझ में आ रहा है कि ठीक है mg sin थीटा टेंशन और n को बैलेंस कर देगा, ठीक है। लेकिन जो mg cos 30 है ये तो रॉड को नीचे लेके जाएगा ना। अगर ये mg cos 30 रॉड को नीचे लेके जाएगा तो रॉड को बैलेंस कौन कर रहा है? इसका मतलब यहां पे जब तक मैं एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक बात नहीं चलेगी। फ्रिक्शन फोर्स तो आनी ही पड़ेगी पिक्चर में। समझ में आया क्यों आएगी पिक्चर में? तो उससे पहला क्वेश्चन पूछा, पहला पार्ट, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। भाई फ्रिक्शन फोर्स कितनी काम करेगी रॉड के ऊपर? तो हम देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू mg cos 30। भाई है तो इक्विलिब्रियम ही ना, तो नेट फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, fx fy सब जीरो होना चाहिए, और रॉड घूम नहीं रही है तो रोटेशनल भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो mg cos 30 का मतलब mg √3/2। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? दूसरा पार्ट वो बोलता है कि भाई आप ये बताओ कि टेंशन कितनी होगी इस टाइम। अब सेकंड पार्ट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। देखो एक बात मैं इसमें बड़े आराम से बोल सकता हूं कि mg sin 30 इज इक्वल टू n प्लस टी। लेकिन मुझे तो सिर्फ टेंशन चाहिए ना, यहाँ पे तो n भी आ रहा है पिक्चर में, तो मैं सिर्फ टेंशन कैसे निकालूंगा? तो मुझे किसी भी तरीके से n को खत्म करना है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि ये रॉड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वजह से मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अगर मुझे n को खत्म करना है तो मैं किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूंगा? p के अबाउट, राइट। अब मैं तुम्हें सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये रॉड है, ये पॉइंट p है, और mg का ये वाला जो कंपोनेंट है जो टॉर्क देगा विच इज mg sin 30 वो ऐसे लगा हुआ है और टेंशन यहां पे ऐसे लगी हुई है, राइट। और मुझे इस पॉइंट के बाद टॉर्क लेना है। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये वाली लेंथ कितनी है? ये वाली लेंथ यहां से 3l/4 और ये वाली लेंथ कितनी है यहां तक? टेंशन इसको कैसे रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, इस पॉइंट के बाद, पी पॉइंट के बाद। और mg sin थीटा कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकती हैं। तो अगर बैलेंस आउट कर सकती हैं तो इसका मतलब t इंटू 3l/4 इज इक्वल टू mg sin 30 मतलब mg/2 इंटू l/4। l से l खत्म, 4 से 4 खत्म, तो t कितना आ गया? और एक बार आपने टेंशन निकाल दी तो n भी निकल जाएगा, राइट। इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे यू विल गेट द नॉर्मल रिएक्शन एज वेल, ठीक है, ओके। तो अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? mg/2 माइनस mg/6, यानी ये कितना आ गया? कितना? थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, ये mg sin 30 इंटू l/4 नहीं, सही किया है। खैर अपना कितना आया आंसर? mg/3 कितना आ गया, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब अगले पार्ट में वो क्या बोलता है कि अगर मैं स्ट्रिंग को कट कर दूं तो सीधी बात है रॉड तो घूमेगी। किस पॉइंट के अबाउट? पी पॉइंट के अबाउट, जस्ट पी पॉइंट के अबाउट ये घूमेगी रॉड, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो आपकी क्यों घूमेगी ये रॉड? क्यों घूमना चाहिए उसको? बैलेंस नहीं हो पाएगी। किसकी वजह से बैलेंस नहीं हो पाएगी? mg sin 30 की वजह से घूमेगी, ठीक है ना। जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करोगे टेंशन एकदम खत्म हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन रहेगी, लेकिन mg sin 30 की वजह से ये रॉड एकदम से घूमेगी। तो ये बोलता है कि जैसे ही मैं स्ट्रिंग को कट करता हूं तो आप ये बताओ कि स्ट्रिंग ये रॉड के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा जस्ट आफ्टर द कट, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे अब वो सीखो।
तो मैंने आपको क्या बोला कि जैसे हम रॉड को कट, जैसे हम स्ट्रिंग को कट करेंगे तो रॉड के पास जस्ट आफ्टर द कट एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। तो मुझे पहले बताओ कि कितना टॉर्क लगेगा। mg sin 30 into L/4 कितना टॉर्क लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट पी, क्योंकि रॉड घूमेगी पॉइंट पी के अबाउट इनटू अल्फा। सुनना ध्यान से, विच इज mg/2 into L/4 मोमेंट ऑफ into L/4 क्यों किया? L/4 नहीं होगा, सिर्फ इतना ही डिस्टेंस लेंगे ना, mg/2 into L/4 टॉर्क आ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी वो कितना होगा। देखो मुझे पता है सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का वो कितना होता है ml²/12। तो ml²/12 प्लस ml²/16 इंटू अल्फा। समझ में आया पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने कैसे अप्लाई किया। तो ऐसे में तो अल्फा आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, ठीक है। ये कोई डाउट इसके अंदर? ओके। देन उसके बाद एक और चीज पूछी उसने कि जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया तो जो नॉर्मल रिएक्शन है फिर वो कितनी होगी। क्या पूछा उसने? नॉर्मल रिएक्शन। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो दिस विल कम टू अल्फा विल कम टू 6g/7l, ठीक है। तो अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल रहे हैं जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग कट। तो चूंकि अभी रॉड फ्री टू रोटेट है, रॉड जो है वो फ्री टू रोटेट है, तो जब कभी भी, एक बात समझ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हिंज्ड होता है, किसी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड होता है, तो हमेशा उस हिंज पॉइंट के अबाउट घूमेगा, ठीक है, या एक्सिस के अबाउट घूमेगा अगर एक्सिस के साथ अटैच है। लेकिन अगर वो फ्री टू रोटेट है तो वो हमेशा किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, अगर किसी चीज को टच नहीं कर रहा है। तो मान लो कि नॉर्मल रिएक्शन n है और ये रॉड किसके अबाउट घूम रही है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर हम क्या करते हैं, जो n है उसका टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लेते हैं। तो n इंटू ये डिस्टेंस कितना हुआ सेंटर ऑफ मास से p का डिस्टेंस L/4, दैट इज इक्वल टू I अल्फा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो I होगा वो ml²/12 होगा और इनटू अल्फा इज, तो आपका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पुली है जिसका मास आपको कैपिटल M दिया हुआ है। अभी तक हम जो पुलीज लेते थे वो सबके सब मासलेस पुलीज होती थी, लेकिन अब ये पुली का मास M है और ये पुली घूम भी रही है। अभी तक जो पुलीज हम लेते थे वो फ्रिक्शनलेस होती थी, इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। ये घूम भी रही है साथ में, रेडियस कैपिटल R है और स्मॉल m मास इससे हैंग हुआ है, ठीक है। जब कभी भी आप इस सिस्टम को छोड़ोगे तो ये मास M किधर जाएगा? नीचे, ठीक है ना। यही क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपको अपने आप से पूछना है, तो न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होगा। स्मॉल m ऊपर नीचे जाएगा तो ये पुली किधर घूमेगी? राइट साइड का क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैटेगराइज करूं? ट्रांसलेशनल, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन या रोटेशन प्लस दोनों। इसमें ना दो अलग अलग मोशंस है। अगर हम पुली के हिसाब से देखें तो प्योर रोटेशनल, अगर हम मास के हिसाब से देखें तो प्योर ट्रांसलेशनल। तो जब आप मास की बात करोगे प्योर ट्रांसलेशनल, जब पुली की बात करोगे प्योर रोटेशनल, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, मास M एंड पुली, ठीक है ना। और उसने आपसे पूछा गया है, उसने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ व्हेन इट इज रिलीज। जैसे हमने इसको छोड़ा तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या था, ठीक है। अब अगर मैं मास M के हिसाब से बात करूं तो मुझे सिर्फ रोटेशनल के बारे में सोचना है, ट्रांसलेशन के बारे में सोचना है। और नीचे क्या आ रहा है? mg। और एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? ऑफ कोर्स नीचे की तरफ, ए एक्सेलरेशन। तो ये मास M, ये रस्सी, ये सबका सब जो स्ट्रिंग है वो सबके सब ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं इसको सोचता हूं तो mg बड़ा होगा,
ये इक्वेशन समझ में आ गई आप लोग? Yes, sir. और अगर हम लोग पुली के हिसाब से सोचें, तो अगर मैं बोलता हूं कि मास m के पास a एक्सेलरेशन है, तो क्या पुली के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या नहीं? होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन मास m के पास तो a एक्सेलरेशन इस वजह से आया क्योंकि उसके ऊपर mg ज्यादा था t से। पुली के पास एक्सेलरेशन क्यों आया? सर ऐसा घूम रहा है क्योंकि सर, M जैसे घूमने से एक्सेलरेशन आया ऐसा नहीं है। स्ट्रिंग जब घूमेगी तो एक फोर्स लगेगा। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता था ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती। पुली के पास एक्सेलरेशन क्यों है? अब पुली के पास एक्सेलरेशन तभी आएगा जब उसके पास टॉर्क लगेगा, याद रखो। और टॉर्क कहां से आएगा? उसके force. टी की वजह से। ये टी उसको टॉर्क प्रोवाइड करेगा। बात समझ में आई? तो टी इंटू आर इज इक्वल टू पुली। यहाँ पे पुली को हम लोग अगर हम डिस्क की तरह से लेके चलते हैं, अभी फिलहाल मैं आई ले लेता हूँ दृश्य, ठीक है। बाद में अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में डिस्क है तो आप डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दो। मैं फिलहाल आई ले रहा हूँ, आई अल्फा। तो अल्फा कितना हो गया? लॉजिक समझ में आया? अगर मास के पास एक्सेलरेशन a है तो पुली के पास एक्सेलरेशन अल्फा है। लेकिन क्या ये अल्फा और क्या ये a दोनों आपस में रिलेटेड है? कैसे? a इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना है? आर अल्फा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों? तो अगर मुझे, ठीक है, तो ये मुझे टेंशन को इसमें से एलिमिनेट करना है, क्योंकि टेंशन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिलीट करना पड़ेगा, वो भी तो काम नहीं, वो तो ठीक है। अगर डिस्क दिया है तो एम आर स्क्वायर कैपिटल है। है। हाँ, अगर मान लो, अगर मैंने बोला कि ये डिस्क है, चलो मैं बोल दे देता हूँ ये डिस्क है, तो अगर ये डिस्क है तो अल्फा इज इक्वल टू टेंशन इंटू आर अपॉन एम आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया 2t बाय m। खत्म, इनर्शिया तो खत्म हो गया इससे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो mg माइनस t, t कितना हो गया? m r अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a। लेकिन अल्फा भी तो नहीं चाहिए ना मुझे, तो अल्फा की जगह मैं क्या डालूंगा? a अपॉन। तो मैंने क्या किया? mg माइनस m, और r अल्फा को क्या लिख सकते हैं? a, ma बाय 2। तो इसका मतलब mg इज इक्वल टू तो a कितना हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? वही बोलता है कि एक रॉड है जिसको हमने ऐसे वर्टिकल रखा है, इसका मास m है और इसकी लेंथ l है। हमने इसको छोड़ दिया। जब हमने इसको छोड़ा तो इस पॉइंट के अबाउट इसने ये रॉड घूमी, राइट। मतलब ये फ्री है रोटेशन के लिए या किसी पॉइंट के अबाउट घूम रही है? इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है। ये फ्री नहीं है रोटेशन के लिए, ठीक है। तो मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूमेगी, ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है। अगर मान लो कि ये पॉइंट है सिर्फ टच कर रहा है, ठीक है ना, या फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। और या फिर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये पॉइंट मैंने हिंज कर दिया, वो सब एक ही बात है। बेसिकली ये पॉइंट फिक्स है इसका, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है। और मैंने बोला कि जब ये एंगल थीटा बना रही है तो उस टाइम पे आप ये बताओ मुझे कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। इस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि यहां पे इसके ऊपर कौन सी फोर्स काम कर रही है? सिर्फ एक, वेट, mg काम कर रही है। क्या मैं इस मोशन को, अगेन मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये प्योर ट्रांसलेशनल है, प्योर रोटेशनल है, या रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल? प्योर रोटेशनल। तो प्योर रोटेशन में हम ट्रांसलेशन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं, तो हम रोटेशनल की ट्रांसलेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, इसके ऊपर टॉर्क कितना काम कर रहा है? बिकॉज ऑफ mg काम कर रहा है ना, और तो कोई है नहीं। तो mg का हम कौन सा कंपोनेंट लेके चलेंगे? ये वाला, राइट।
तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो दिस विल बी mg sin थीटा। और ये कितने mg कहाँ पे काम कर रहा है? ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास पे, इन L/2 पे। तो दैट मीन्स mg L sin थीटा डिवाइड बाय 2। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब मुझसे उसने क्या पूछा कि अल्फा बताओ। ठीक है, अल्फा बता देते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या लेके चलो? ml स्क्वायर बाय 12 या ml स्क्वायर बाय 3? क्यों 12 के लिए? एग्जैक्टली। समझ में आ गया? तो m से m खत्म, l से l स्क्वायर खत्म, तो दैट मीन्स और अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया? समझ में आया? वो आपसे बोलता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताओ इस पॉइंट P का, P का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो हर पॉइंट का कौन सा ऐसा चीज होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है सबके लिए? तुम समझे नहीं। अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो जितने भी बॉडी के ऊपर पॉइंट्स हैं उनका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमेशा सेम रहता है? डिस्टेंस हर पॉइंट का सेम होगा। कैसे? अलग अलग हो सकता है ना। क्या बोल रहे हो? ये वाला पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है, ये अलग डिस्टेंस पे है। मैं बोल रहा हूँ हर पॉइंट का वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वही P का भी होगा। वही किसका भी होगा? P का। तो अगर अल्फा हमने निकाला, तो अगर P का मुझे लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है तो P पॉइंट कितना दूर है? L डिस्टेंस। तो दैट मीन्स समझ में आया? P पॉइंट का एक्सेलरेशन हमने कैसे निकाला? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m ले लो, लेंथ l है, और ये उसका सेंटर ऑफ मास है। तो बोले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ जब ये रॉड एंगल थीटा पे घूम जाती है। ठीक है, जब एंगल थीटा पे घूम जाती है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। ठीक है, अब है ये पहले जैसा ही क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आपको बतानी होती है यहाँ पे, यानी आपको v पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है तो आप एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मेथड। तो अगेन मेरा पहला क्वेश्चन, एक एंड पे ये हिंज्ड है, ठीक है, और प्योर रोटेशन मोशन है। तो मुझे एक चीज बताओ कि जब ये रॉड घूमेगी तो इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही है? वेट। mg काम कर रहा है, और mg इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में मैं क्या जानता हूं कि उसके केस में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दैट विल बी 0। तो जब कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स काम करती है तो आप हमेशा ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है, तो आप ये रूल कैसे अप्लाई करोगे? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको हम फोर्स मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन मैं आपको फिलहाल एक एनर्जी मेथड से करके दिखा रहा हूं। फिर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा एनर्जी मेथड प्लस फोर्स मेथड दोनों से अलग अलग। ठीक है, तो यहां पे मान लो इसकी वेलोसिटी v है, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना फॉल हो गया? कितना फॉल हो गया, कितना गिर गया? ओके, चलो करते हैं, एक एक करके स्टेप करते हैं। ठीक है,
शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी सेंटर ऑफ मास की? 0। शुरू में 0 थी और फाइनली हो गई हाफ m। चूंकि ये घूम रही है तो हम हाफ mv स्क्वायर नहीं रखेंगे, हाफ i ओमेगा स्क्वायर रखेंगे। और इनर्शिया किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, तो हाफ i ओमेगा स्क्वायर। डेल्टा के क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ i मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। देखना पोटेंशियल एनर्जी में कैसे निकाल रहा हूं। वेट यहां पे काम कर रहा है और ये डिस्टेंस कितनी है? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो दैट मीन्स ये हाइट कितनी होगी? और ये हाइट कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप कितना हुआ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgl/2 cos theta minus mgl/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू mgl/2 1 माइनस cos थीटा। ऑलरेडी मैंने नेगेटिव साइन को टेक केयर कर लिया। m से m खत्म, l से l स्क्वायर खत्म, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आया? 3g बाय l 1 माइनस cos थीटा। कहने का मतलब ओमेगा कितना आया? लेकिन सर हमें तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। अब r सेंटर ऑफ मास के लिए कितना हुआ? हिंज पॉइंट से l/2, तो इसका मतलब l/2 अंडर रूट 3g/2 1 माइनस cos थीटा। समझ में आया कैसे निकाली वेलोसिटी? 3g/l समझ में आया? Yes, sir. इस सिलेंडर का मास आपको दिया, सॉलिड सिलेंडर है ये। सॉलिड सिलेंडर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेके चलेंगे? This वेरी गुड, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। और इसके अंदर मान लो टेंशन T है, तो ऑफ कोर्स दोनों में टेंशन T होगी। वेट mg ऐसे काम कर रहा है और ये जो मास है इसका सॉलिड सिलेंडर का वो आपको दिया है 4 kg। वैल्यूज हम बाद में पुट कर लेंगे। रेडियस भी दिया आपको 10 सेंटीमीटर और ऐसे करके हमने रैप किया। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये सिलेंडर अनरैप होता होता नीचे जाएगा। क्लियर? अनरैप होता होता नीचे जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि जैसे हमने सिलेंडर को छोड़ा तो आप ये बताओ कि इसका लीनियर एक्सीलरेशन क्या होगा। क्या निकालना है हमें? लीनियर एक्सीलरेशन। तो लीनियर एक्सीलरेशन मुझे निकालना है। अब मैं सबसे पहले फोर्स मेथड से आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। फोर्स मेथड, तो अगर मैं इस सिलेंडर को यहां से देखूं तो ये सिलेंडर मुझे ऐसा दिखाई देगा। यहां पे टेंशन कितनी काम कर रही होगी? 2T, ठीक है ना। वेट यहां पे काम करेगा सेंटर पे, राइट। और ये सिलेंडर किधर की तरफ जा रहा है? नीचे, ए एक्सेलरेशन। सोच के देखो, ध्यान से सोचना इसको। मैंने पूरा 3D डायग्राम दिखा दिया आपको कि अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो घूमेगा किधर की तरफ? गुड, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मान लो अल्फा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर क्या सिलेंडर के पास, अब अगेन अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्या इसके पास प्योर रोटेशनल है, प्योर ट्रांसलेशन है या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन? दोनों, ठीक है। तो लेकिन जब मैंने बोला कि दोनों है तो हमें क्या सोचना है भाई? प्योर रोटेशनल का जब सोचेंगे तो ट्रांसलेशन भूल जाएंगे, ट्रांसलेशन का सोचेंगे तो रोटेशन भूल जाएंगे। तो मैं सबसे पहले रोटेशन का सोच रहा हूं।
तो 2t इंटू आर इज इक्वल टू, ये जो सिलेंडर है ये किसके अबाउट घूम रहा है? एक दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो एक्सेलरेशन a है वो r अल्फा होगा, ये भी अपने को पता है। एक तीसरी इक्वेशन, अब हम ट्रांसलेशन के बारे में सोचते हैं। जब आप ट्रांसलेशन के बारे में सोचोगे तो ट्रांसलेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, mg माइनस 2t इज इक्वल टू m। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हमें क्या निकालना है, लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब a निकालना, t हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, t की जगह पे क्या पुट किया, ये यहां से हमने t को कैलकुलेट किया। तो जो t हो गया हमारा mg माइनस m r, और अल्फा की जगह हमने a अपॉन r पुट कर दिया डिवाइडेड बाय 4। ये बात समझ में आ गई? इज इक्वल टू एम ए, कहां पे 4 कर दिया ना, 2 इधर लेके, ठीक है, तो डिवाइड बाय 4, तो एम ए बाय 4 आ गया। अच्छा ओके, तो ये हो गया एम जी माइनस एम ए बाय 2 इज इक्वल टू एम। तो एम जी कितना हो गया, ये मेथड समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब मैं आपको यही तरीका एनर्जी के थ्रू करके दिखाता हूँ, यही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके पास दो तरीके रहेंगे करने के। एनर्जी मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ये हम कब अप्लाई करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है वो तो कर रही है ना वेट, ठीक है। तो हम लोग डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 इसको अप्लाई करते हैं। तो शुरू में अगर मान लो ये h हाइट, h डेप्थ नीचे गिरा, से ये h डेप्थ नीचे गिरा, ठीक है, तो इसका जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ यानी डेल्टा यू वो कितना हो गया, माइनस एम जी एच। नहीं वो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन काम नहीं करेगी तो ये रोलिंग मोशन होएगा ही। okay. तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो रोलिंग मोशन नहीं होगा, बिल्कुल होगा रोलिंग मोशन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन काम कर रही है वो टेंजेंट पे काम कर रही है सिलेंडर पे, और जब वो टेंजेंट, जो टेंशन है जब वो टेंजेंट पे काम करेगी इट विल प्रोवाइड द टॉर्क। अगर वो टेंजेंट पे काम नहीं कर रही होती और फिर रोलिंग मोशन होता तो फ्रिक्शन की जरूरत थी आपको, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमेशा टेंजेंट पे काम करेगी ना। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कब आती है पिक्चर में कि भाई आपसे कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं आ जाती हूँ पिक्चर में। लेकिन अगर टेंशन बोलते हैं नहीं मैं हैंडल कर पा रही हूँ, तो फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। से फॉर एग्जाम्पल अगर इसी क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि हमने देखा कि वेट तो सेंटर पे काम कर रहा है, तो उसकी वजह से तो कोई टॉर्क आया नहीं। मान लो टेंशन भी किसी वजह से मान लो सेंटर पे काम कर रही होती, तो फिर टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए कोई फोर्स नहीं थी, तब फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। फ्रिक्शन तभी पिक्चर में आता है जब उसकी जरूरत होती है, ठीक है ना, फिल्मी हीरो के परफेक्ट क्लियर। वो तभी पिक्चर में आता है जब उसकी जरूरत होती है, नहीं है जरूरत कोई दिक्कत नहीं, शांति से बैठो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे टेंशन अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो डेल्टा यू कितना हो गया, माइनस एम जी एच, एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 0। और इस टाइम पे शुरू में काइनेटिक एनर्जी तो 0 थी, और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी हुई वो थी कितना कितना कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग रोटेशनल का सोचते हैं तो ट्रांसलेशनल भूल जाते हैं, ट्रांसलेशनल सोचते हैं तो रोटेशनल भूल जाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों वजह से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो दैट मीन्स आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब यहाँ पे जो ओमेगा है वो कितना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो इनर्शिया, पहले इनर्शिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसने सॉलिड सिलेंडर बोला है तो ये मेरे लिए डिस्क के जैसा है। तो दैट मीन्स m r स्क्वायर बाय 2
और ओमेगा कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh। एम 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 सब खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, ये बेसिकली मेरा 3v² 2 हो गया इज इक्वल टू gh। यानी v कितना हो गया, 2gh। तो v हो गया, v² हो गया 4gh/3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. लेकिन सर अभी तो h आ गया, अब क्या? ठीक है ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए, लेकिन वो तो h के टर्म में आ रहा है और जब हमने पहले किया था तो h के टर्म में नहीं आ रहा था। तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा काम और करना होता है। वो छोटा सा काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो 2v dv/dt इज इक्वल टू 4g/3 dh/dt। dh/dt क्या बताता है, सिलेंडर कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है, वो तो v है। तो 2v और dv/dt क्या है, एक्सेलेरेशन, इज इक्वल टू 4g/3 और dh/dt v के बराबर है, तो v से v खत्म, एक्सेलेरेशन आ गया 2g। तो आप एनर्जी मेथड से चलो या फोर्स मेथड से चलो, पहुंचोगे वहीं पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझो। एक अच्छा क्वेश्चन है ये कि एंगुलर मोमेंटम which is L, तुम्हें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके होते हैं, एक r क्रॉस p और दूसरा i ओमेगा। इससे तो डायरेक्शन सीधी सीधी आ जाएगी, लेकिन जो i ओमेगा है उसमें डायरेक्शन क्या होगी, जो ओमेगा की डायरेक्शन वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, जो ओमेगा की डायरेक्शन वही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इन चारों केसेस में एंगुलर मोमेंटम कितना कितना होगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। केस नंबर 1 ए वाले की बात है, इसमें तो जो डिस्क है वो अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा, हम सीधा सीधा लगाएंगे इसमें आई ओमेगा। क्यों आर क्रॉस पी क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि कोई लीनियर मोशन नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आई ओमेगा लगे। आई कितना होता है डिस्क के केस में, mr²/2, और जो ओमेगा है, ओमेगा जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव। तो अभी फिलहाल के अलोंग है, तो ओमेगा के। ये सीधा सीधा आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? दूसरे केस में भाई एंगुलर मोमेंटम आप इस केस में कैसे निकालोगे, तो इस केस में भी कोई लीनियर मोशन नहीं है लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है वो इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा अगेन ये भी समझ में आ गया। अब थर्ड केस पे चलते हैं, सी वाले केस में। यार वो बताओ ना, बता तो ना इतनी, जैसे कि अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एक्सिस के अबाउट, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एक्सिस के अबाउट। तुमने सुना नहीं क्या, 2 बार बोला मैंने ये बात। हाँ लेकिन उसमें z क्लॉकवाइज होने तो z की तरफ है ना, तो z को क्या बोलते हैं, आई जे या के, तो वही तो लिखा मैंने। z की तरफ है ना। एक मिनट, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो किधर की तरफ होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अलोंग z एक्सिस है, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो। वो ऐसा कहना चाहता है, नीचे से ऊपर की तरफ नापेंगे तो ऊपर की तरफ होगा। अरे ऐसा नहीं होता ना भाई, z एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, एक्सिस z एक्सिस के अलोंग है, लेकिन जो ओमेगा है वो किसके अलोंग होगा, z में, पॉजिटिव z या माइनस z, ये कैसे पता चलेगा।
तो पता चलता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आपने देखा, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? खत्म। समझ में आ गया आप लोगों को? प्लस आर क्रॉस एम वी। ये सब लिंक जो है ना किसी दूसरों को मत देना, ठीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी भी वॉइस रिकॉर्डेड है, तो कभी मैं डांटूंगा तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। आर क्रॉस एम वी। अब जब कभी भी आर लेते हो ना, वैसे तो एक्चुअली देखा जाए तो आर कौन से वाला होता है, ये वाला होता है, ये आर है, क्योंकि यही तो चल रहा है बी वेलोसिटी से, तो ये आर है। लेकिन मैं क्या करता हूं, ट्रिक लगाता हूं, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैं हमेशा v के परपेंडिकुलर r ले लेता हूं। वैसे भी तो कंपोनेंट लेना ही है ना, तो मैं इसको r लूंगा, तो ये क्या हो गया d। तो मैंने इसको क्या लिखा, r यानी d। अब d किसके अलॉन्ग है, तो इसको मैंने लिखा j क्रॉस m, और v कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, vi। j क्रॉस i क्या होता है, माइनस माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोग? ठीक है, लास्ट वाले को देखते हैं। अब इस वाले में क्या हुआ, डी वाले में, कि ये डिस्क घूम तो रही है, लेकिन इसका जो एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन से ही पास हो रहा है। तो अगर डिस्क के प्लेन से पास होता है तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, वो होगा mr²/4, राइट, क्लियर। तो देन जो L होगा दैट विल बी ICM ओमेगा, और कौन सा आएगा, J प्लस MVD, और कोई क्या आएगा, K, राइट, MVD into K, okay। तो देन this will be equal to ICM MVD, हाँ माइनस आएगा, क्योंकि हमने देखा था ना D किसके अलॉन्ग है, J, तो J क्रॉस I, तो J क्रॉस I इज -3, ठीक है। दिस इज द आंसर।